हमने पढ़ा था, एक तो एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि भाई आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, आईआरएमएस, या हमने कह दिया था ईआरएमएस के बारे में हमने स्टडी किया था। मैंने बताया था कि अगर फुल साइकिल की बात करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। बट फॉर हाफ साइकिल आई एवरेज है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई के बराबर होती है, दैट इज़ 0.637 ऑफ I0 के बराबर होती है। और जो E की वैल्यू आई थी, E एवरेज की वैल्यू आई थी हाफ साइकिल पे, वो आई थी 0.637 ऑफ E0 के बराबर आई थी। बट जो IRMS आया था वो हमारे पास आया था कि I0/√2 एंड ERMS आया था वो हमारे पास आया था E0/√2। जनरली हम इसको फुल साइकिल पे ले लेते हैं, लेकिन हम बुक्स के अंदर फुल साइकिल बता रखा है, लेकिन हमने इसकी जो वैल्यू बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम किसके ऊपर लेते हैं, हाफ साइकिल पे लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास जो इंडिया में सिस्टम है, एसी सिस्टम है, वो आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा होता है। जो 220 वोल्ट है ये हमारे पास क्या होती है कि आरएमएस वैल्यू होती है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बट ये कहता है कि जो यूएस है उसमें हमारे पास 110 वोल्ट 100 वोल्ट होता है। वो तो सभी कंट्रीज़ के अपने अलग अलग हैं, किसी ने कोई सिस्टम अपना ले रखा है, कोई किसी ने कोई ले रखा है, वो पावर फैक्टर और इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है। जब भी आपके पास कहीं भी एसी किसी भी न्यूमेरिकल में दे रखा होगा, किसी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक सिस्टम है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ जिसकी पोटेंशियल है 110 वोल्ट है, तब आप क्या कहोगे कि दिस इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ये आरएमएस वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू होगी। अब देखो, आगे हम कहते हैं कि हमारे पास 220 वोल्ट एक एसी है और एक हमने कह दिया कि डीसी है। आपसे पूछ ले कि विच इज मोर डेंजरियस, विच इज मोर डेंजरियस 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी। 220 वोल्ट एसी ज़्यादा डेंजरियस है या 220 वोल्ट डीसी है वो ज़्यादा डेंजरियस है। आप देखो, अगर मैं डीसी की बात करूँ तो इसका पोटेंशियल तो 220 वोल्ट ही रहेगा, बट जो एसी के लिए है ये हमारे पास, बोलो आरएमएस वैल्यू दे रखी है या नहीं, आरएमएस वैल्यू कितनी है आपके पास, 220 वोल्ट है। यही है आरएमएस वैल्यू है, वो किसके बराबर है, 220 वोल्ट के बराबर है। मैं ये कहता हूँ कि भाई हमें क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए, और हमने ये पढ़ा है कि ई आर एम एस इज इक्वल टू ई पीक अपॉन √2, और ई पीक कैलकुलेट करना हो √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, यही आएगा। और ये हमारे पास आ गया 1.414 इंटू 220, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, 311 वोल्ट के बराबर आएगी। अब देखो 311 वोल्ट ज़्यादा है या 220 वोल्ट ज़्यादा है, 311 वोल्ट ज़्यादा है। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 220 वोल्ट एसी इज़ मोर डेंजरियस देन 220 वोल्ट डीसी। ठीक है, यहाँ तक बोलो। हमने क्या बताया था कि हमारे पास आई थी कि भाई डीसी को मेज़र करने के डिवाइसेस, आपने पढ़ा एमीटर के बारे में। एमीटर है ये मेज़र करता है डीसी को, एमीटर है वो डीसी को मेज़र करता है। वोल्टमीटर है ये भी किसको मेज़र करता है, डीसी को। और जो गैल्वेनोमीटर है
वो भी हमारे पास किसको मेज़र करता है, डीसी को मेज़र करता है। ऑल दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू मेजर द डीसी। अब बात आती है कि अगर हम इनसे एसी को मेज़र करें तो एसी को मेज़र करेंगे तो इनमें डिफ्लेक्शन एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और वो हमें दिखाई नहीं देगा। दूसरा मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास एसी को मेज़र करते हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे फॉर मेजरिंग एसी। एसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है हॉट वायर एमीटर। एमीटर वर्किंग नहीं हमारे पास, फिर भी हम बता देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कि एक होता है हॉट वायर वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर दो डिवाइसेस हैं, एक हॉट वायर एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए एसी को, और हॉट वायर वोल्ट मीटर है ये हमारे पास वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। और ये दोनों की दोनों जो डिवाइसेस हैं वो हम कहेंगे कि भाई दीज मेजर्स द आरएमएस वैल्यूज़, हमेशा आरएमएस वैल्यूज़ को मेजर करेंगी। और दूसरा ये कहता है कि भाई इनकी जो वर्किंग है वो हमारे पास एनर्जी बेस है, एनर्जी बेस है, देयर वर्किंग इज एनर्जी बेस। और आरएमएस के अंदर हमने आई स्क्वायर कैलकुलेट किया था, देयरफॉर हम कहेंगे कि इनका जो स्केल होगा वो कैसा स्केल होगा बच्चों, आपके पास नॉन लीनियर स्केल होगा। कभी पूछे तो आप बता सकते हो कि ये डिवाइस है ये तो डीसी को मेज़र करती है, बट एसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास हम किसका यूज़ करते हैं, हॉट वायर एमीटर का और हॉट वायर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। आरएमएस वैल्यू को मेज़र करती हैं, इनकी वर्किंग एनर्जी बेस होती हैं, और इनका जो स्केल होता है वो कैसा स्केल होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आती है सर्किट थ्योरी आती है। ध्यान से देखोगे, सिंपल हम पहले हमने बताए थे कि हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहली यूनिट में आपने पढ़ा कैपेसिटर, दूसरी यूनिट में आपने पढ़ा रजिस्टर, और फोर्थ यूनिट में आपने स्टडी किया इंडक्टर के बारे में। तो हमारे पास कितने सर्किट एलिमेंट हो गए, वी हैव 3 सर्किट एलिमेंट्स, 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 सर्किट जब एलिमेंट्स हैं तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तीनों के तीनों सर्किट एलिमेंट्स के बारे में सर्किट थ्योरी के अंदर। सर्किट थ्योरी, पहला जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो हमने कह दिया कि भाई रजिस्टर। मैंने कह दिया कि वो सर्किट जिसके पास केवल रजिस्टर हो, तो मैं इसको ये क्या कह सकता हूँ, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। इसको क्या कह दूँ भाई, मैंने ये मान लिया ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसका ईएमएफ है वो हमारे पास है E0 साइन ओमेगा टी के बराबर है। रजिस्टर का रजिस्टेंस R है, इस के साथ कनेक्ट कर दिया, इस एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा E/R के बराबर फ्लो करेगा। E की वैल्यू थी मेरे पास E0 साइन ओमेगा टी के बराबर थी अपॉन R, और मैंने ये कह दिया I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर हमने कहा I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन R, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये पीक वैल्यू है, ध्यान दो इस बात पे। I0 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, E0 अपॉन R के बराबर आ गई, कि वी हैव I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन R के बराबर है, यही वैल्यू है। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इनको हम देखते हैं, यहाँ साइन ओमेगा टी है तो यहाँ भी क्या है
साइन ओमेगा टी है। दैट इज हमने कह दिया कि आई एंड ई आर इन फेज, दोनों के दोनों इन फेज होंगे। दैट इज मैंने कह दिया कि जो फेज एंगल होगा इनके बीच का वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। फेज एंगल इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो है, करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या आपके पास मैक्सिमम है। और अगर इसका वी आई का ओमेगा टी के साथ आप ग्राफ बनाओगे तो आप यहाँ से कह सकते हो ये वी हो गया, ये आई हो गया। यहाँ पे हमने कह दिया कि ई नोट और ये क्या कह दिया मैंने आई नोट, और ये एंगल कितना हो गया आपके पास ओमेगा टी। ये तो फेजर डायग्राम हो गया इनका। दूसरा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको कि अगर इनकी वेव के साथ बनाते हैं, वेरिएशन बनाते हैं एसी के लिए, इधर ओमेगा टी या टी कह दिया, इधर ई एंड आई कह दिया, तो आप ये कह दो ये तो ई के लिए हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास ई के लिए हो गया, और ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास किसके लिए हो गया, आई के लिए हो गया। देख लो ग्राफ से, जीरो टाइम पे दोनों जीरो थे, T/2 पे भी दोनों जीरो हो गई, टी पे भी जीरो, और T/4 पे आई और ई दोनों मैक्सिमम, और बोलो 3T/4 पे भी दोनों मैक्सिमम हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी वेरिएशन बताओ। यहाँ से हमने देखा जब करंट जीरो तो ईएमएफ जीरो, करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ मैक्सिमम। बोलो आगे देखो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि ये तो हमारे पास इसके बारे में है। अब ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास फुल साइकिल है, हम स्टडी करते हैं फुल साइकिल की, और फुल साइकिल पे हमने ये पढ़ा कि आई एवरेज है वो जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस रजिस्टर में पावर एवरेज है वो भी हमारे पास जीरो होगी। इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि भाई ये एवरेज पावर है वो हमारे पास इसके पास जीरो हो। आगे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देखो ध्यान से, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कोई भी एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है उसके लिए हमारे पास क्या आती है, एवरेज पावर आती है। अभी हमने बताया कि भाई एसी के लिए हमने करंट और वोल्टेज निकाली। मैं ये कहता हूँ कि जो पावर होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी किसी भी सर्किट के अक्रॉस, वो किसके बराबर रहेगी, आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगी। या आपने ये पढ़ा है कि पावर होती है वो हमारे पास ई इंटू आई के बराबर होती है। किसी से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ या इस फॉर्मूले से निकालूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ध्यान दोगे। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज पावर एसोसिएटेड। और जैसे एवरेज पावर एसोसिएटेड निकालोगे तो बच्चों आ गया पी एवरेज, खुपचा पी इज इक्वल टू खुपचा ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर, यही आएगा। और हमने बताया आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, यही बताया था। एवरेज पावर आ गई, दिस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ आई नोट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर के बराबर होगी, यही होगी। और बच्चों मैं इसको यूँ लिख दूँ, आई नोट स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हमने कहीं ऐसा निकाला था आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू निकाली थी, आप लोगों के ध्यान हो तो
मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ, इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, हमने ये बताया था कि सबसे पहले आरएमएस निकालने के लिए मैंने बताया था आई, फिर उसका क्या किया हमने आई का स्क्वायर, और बोलो फिर उसके बाद आई का मीन निकाला था या नहीं आई स्क्वायर का, और इसका जब मीन निकाला था तो हमने ये कह दिया था आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही निकाला था। और मीन हमने हाफ साइकिल पे निकाला था, क्योंकि अगर फुल साइकिल पे निकाला था तो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। और क्या आप लोगों के याद है कितना आया था, आई नोट स्क्वायर बाई 2 आया था। याद नहीं है तो एक बार मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, लेकिन हमें यहाँ नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है। और ये आ गया था हमारे पास आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर डी टी, लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा, आई नोट स्क्वायर बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी 0 से पाई अपॉन ओमेगा। भाई हमने यहाँ क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आ गया आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, यही आया अपॉन पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, यही आया। आगे देखो, ऊपर इंटीग्रेट करते हैं इसका, और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों ये आया आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन पाई अपॉन ओमेगा था, पाई अपॉन ओमेगा इंटू 1 का टी माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी लिमिट 0 से पाई अपॉन ओमेगा, यही वैल्यू आई। आगे यहाँ से इसको कह दो दिस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0, और साइन 0 0, ये आ गया 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। बोलो यहाँ कितना बच गया आपके पास, आई नोट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चों पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 पाई साइन एन पाई 0, और बोलो ये आया आई नोट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 से 2। क्या आप लोगों के पास आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आया, यही आया, आपको याद आया, देख लो मैंने यही लिखा था आरएमएस के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ क्या याद रखना है आपको ये याद रखना है कि आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो उसकी वैल्यू आएगी आई नोट स्क्वायर अपॉन 2। या आप एक बात और भी ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आए तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1/2। ये कुछ याद नहीं रखना, आई नोट स्क्वायर एज इट इज़ था तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि एवरेज पावर आई वो किसके बराबर आ गई, आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2, और आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 के बराबर आ गई। दिस इज़ द एवरेज पावर, कि हमारे पास क्या आ गई, एवरेज पावर आ गई, कि एवरेज पावर है ये इसके बराबर होगी। आगे देखो, कई बार पूछ लेता है कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक प्योर इंडक्टर है, उस इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर एसोसिएटेड है वो इसके बराबर होती है। या यहाँ पे कह सकता है कि वी नोट स्क्वायर अपॉन 2R भी हो सकती हैं,
तो ये आप कह सकते हो कि आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, और ये आ गया एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर आर अपॉन आर का स्क्वेयर इंटू टू। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया और ई नोट स्क्वेयर अपॉन टू आर के बराबर होगा। ठीक है, जो भी पूछे वो हम प्रूव कर सकते हैं। और ये हमने देखा कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एवरेज करंट ज़ीरो है या एवरेज ईएमएफ ज़ीरो है फुल साइकिल के लिए, तो पावर भी ज़ीरो होगी। पावर किसके बराबर होगी आपके पास? ई नोट स्क्वेयर अपॉन टू आर के बराबर होगी। आगे देखो, ये तो था हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। आगे हमारे पास आता है कि भाई प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और हम कह सकते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। वो एसी सर्किट जिसके पास केवल और केवल क्या है आपके पास इंडक्टर है, तो हमारे पास आता है इंडक्टर ओनली, या हम इसको क्या कह सकते हैं? इंडक्टिव सर्किट का भी नाम दे देते हैं, इंडक्टिव सर्किट। ध्यान दो, अनुमान लिया ये मेरे पास कोई भी एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो हमारे पास L के बराबर है। इसको हमने क्या कर दिया कि कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ, जिसका ईएमएफ है वो ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है एज शोन। यही बताया है हमने, एक इंडक्टिव सर्किट बताया है। उस इंडक्टिव सर्किट के पास उसको हमने कनेक्ट कर दिया कि एसी सोर्स के साथ, जिसका ईएमएफ ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब देखो, जैसे इसमें से एसी पास होगी, इंडक्टर है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज। और E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L इंटू डी आई अपॉन डी टी। बोलो यही आया या नहीं? इसके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E आया, सप्लाई कितनी थी? E की, और मैं यहाँ पे आपको कह दूँ बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कह रहा था कि भाई हमारे पास किसी भी क्लोज सर्किट में नेट पोटेंशियल ज़ीरो होता है, नेट वोल्टेज ज़ीरो होती है, E प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई मेरे को डी आई कैलकुलेट करना है, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी। डी आई की वैल्यू निकालो, डी आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यही आएगा। टोटल करंट निकालना है, और जब भी फिजिक्स में हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा क्या कर देते हो? इंटीग्रेट करते हो, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। कंप्लीट मैथमेटिकल है, ध्यान दोगे। डी आई का कितना हो गया? आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यह माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही आएगा। और ये मैंने कह दिया आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा माइनस साइन के साथ कोस ऑफ ओमेगा टी। आई की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ गई। आगे देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। आगे आप देखो, हमने ये पढ़ा है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बोलो किसके बराबर होता है? कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। और मैं ऐसा कर दूँ
कि साइन ऑफ माइनस कॉमन ले लिया थीटा माइनस 90, तो भी बच्चों किसके बराबर होगा, कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। बट हमने क्या पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या ऐसा नहीं हो गया, माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, और मैं यहाँ से कह दूँ कि साइन ऑफ थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। समझने की है, सिर्फ याद रखना है। माइनस कोस ओमेगा टी है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये आया हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा टी को मैंने लिख दिया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये आया ई नोट अपॉन एल ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के बराबर आ गई। बहुत बढ़िया भाई, आई की वैल्यू तो मेरे पास इसके बराबर आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब देखो आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन समथिंग, अगर ये रजिस्टर हो तो बोलो आई नोट हो जाएगा या नहीं, और ये मैंने मान लिया कि आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ एक्स एल है वो एल ओमेगा है, और जब एक्स एल एल ओमेगा है दिस इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एल है वो इंडक्टेंस है, ओमेगा है हमारे पास इसकी क्या बताई है, एंगुलर वेलोसिटी बताई है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास ओहम होती है। देयरफॉर हमने कह दिया कि यूनिट है वो रेजिस्टेंस वाली है, देयरफॉर हमने कह दिया कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हमने क्या बताया कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रिएक्टेंस व्हेन एसी इज पासिंग थ्रू इट, जब इससे एसी है वो पास करती है। आगे देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये ई नोट हो गया, मैं कह सकता हूँ कि आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन नंबर कोई 2 कह दूँ, यहाँ पे ये इक्वेशन थी हमारे पास 1 थी। अब देखो हमारे पास ओमेगा में से पाई बाई 2 जा रहा है, इसका मतलब करंट पीछे है और वोल्टेज कहाँ है, आगे है। करंट पीछे और वोल्टेज आगे, तो आप यहाँ कह सकते हो कि इधर तो वोल्टेज हो गई और इधर क्या हो गया, करंट हो गया। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। और अगर आप इसको ये मैंने कह दिया कि इधर वोल्टेज और इधर करंट और ये ओमेगा टी फेजर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और ये नेट एंगल दोनों के बीच का होगा वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। इधर हमने कह दिया कि ये ई नोट और ये हमारे पास क्या होगा, आई नोट होगा। और अगर इसका वेरिएशन टाइम के साथ करें करंट की और वोल्टेज की, तो आप ये कहोगे कि ये तो हमारे पास हो गया वोल्टेज, ठीक है। करंट पीछे है, पीछे तो यहाँ से आ गया, करंट पीछे था। दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इधर आप कह सकते हो आई एंड वी, ई है, ई लिया हमने, और इधर हमने क्या कह दिया, टाइम कह दिया। ये तो इसकी क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, ठीक है। आगे हमने बताया कि एक्स एल है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ध्यान दो। एक्स एल है वो हमने बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होता है, तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, और एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एक्स एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, वो किसके हैं, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं आपसे बात कर लूँ डीसी की, तो न्यू इज इक्वल टू 0, बोलो एक्स एल 0, दैट इज
अगर डीसी पास करती इंडक्टर में से तो ये इसका बिल्कुल भी अपोज नहीं करता। दूसरा मैं आपको ये कह सकता हूँ एक्सएल है वो किसके बराबर आ गया आपके पास 0 के बराबर आ गया। आगे अगर इसके हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन हो तो आप कह सकते हो इधर एक्सएल और इधर फ्रीक्वेंसी। कैसी लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमारे पास इंडक्टर के बारे में था। देख लो एक बार इसको।